हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है मानव जनन, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में जानेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि अपना जो चैप्टर है ये 12th का चैप्टर नंबर 2 है और 10th में भी ये चैप्टर है मानव जनन नाम से। ठीक है, तो बेसिकली हम जानेंगे पहले कि भैया जनन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जनन जान लेते हैं। जनन जानने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, सारा चीज़ मिलेगा आपको एक बेहतर तरीके से नोट्स, और सारा चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जनन क्या होता है। यदि हम इसके डिफिनीशंस की बात करें तो देखते हैं डिफिनीशन कि भैया क्या होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक डिफिनीशंस आपको मिलेगा, जिसमें डिफिनीशंस में क्या लिखा है, वह जैविक क्रिया, क्या जनन वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को बनाए रखते हैं। क्या बोल रहा है कि जनन वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई जाति या नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को बनाए रखते हैं। इसी को हम लोग जनन कहते हैं, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। अब बात करते हैं, हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि मानव की जनन प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। ठीक है, तो यदि हम मानव की जनन प्रक्रिया को देखें तो भैया जो मानव का जनन प्रक्रिया होता है वह कई चरणों में कंप्लीट होता है। देखो इसका पहला चरण क्या होता है, जिसको हम लोग युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा चरण होता है वीर्यसेचन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन बोलते हैं। अगला होता है निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अगला स्टेप अपना आता है विदलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारा चीज़ें क्लियर रहा होगा आपका और कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें, सारा चीज़ें समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम जानेंगे कि बेसिकली नर जनन तंत्र क्या है, उसमें कितने भाग होते हैं, उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नर जनन तंत्र। ठीक है, ये रहा आपका नर जनन तंत्र, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। और ये अपना टेस्टिस होता है, ये अपना क्या होता है, वन पेयर क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है। तो चलिए नर जनन तंत्र के थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं क्या है। तो नर जनन तंत्र देखेंगे क्या है कि भैया पहला स्टेप हम लोग देखते हैं क्या है, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में इस होता है। क्या होता है कि जो नर जनन तंत्र पाया जाता है यह कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में। कहाँ पे, पेल्विस रीजन यानी कि श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। अब नर जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। क्या है पहला, तो इसमें भैया एक जोड़ी क्या होता है, वृषण पाया जाता है, यानी कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। और कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, उसके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे काउपर ग्रंथि हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, और अगला अपना क्या होता है, इसमें कुछ बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनका क्या होता है, एक जोड़ी वृषण कहाँ होता है, सहायक नलिकाएं कहाँ होती हैं। तो चलिए हम लोग इसके डायग्राम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग आ गए हैं अपने स्ट्रक्चर पे और देखते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सा भाग होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे ऊपरी वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। मूत्राशय के जस्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक पीला पीला सा दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। और शुक्राशय के नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार की ग्रंथि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं
उसके नीचे एक और ग्रंथि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंदमूत्र पथ ग्रंथि, जिसको एक नाम और होता है काउपर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को काउपर ग्रंथि बोलते हैं, या इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो होता है ये होता है मूत्र मार्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। उसके नीचे दोनों तरफ यहाँ पे देखिए गोला वाला जो संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। और वृषण के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की जो संरचना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण पालिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृषण पालिका बोलेंगे। और वृषण पालिका वृषण जालिका और अधिवृषण, जो अधिवृषण है और वृषण पालिकाएं हैं, उसके बीच में वृषण जालिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, वृषण जालिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो नलिकाएं होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। और इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। इसको शुक्रवाहिका यानी कि वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, और शुक्रवाहक को बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंसिया। और ऊपर की तरफ अपना ये क्या होता है, ये मूत्रवाहिनी होता है। क्या होता है, मूत्रवाहिनी होता है। इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कितना चीज़ें होता है हमारे नरजनन तंत्र में। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा जूम करके इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक बार अपने से सब लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं यहाँ पे सारा चीज़ें समझा दे रहा हूँ, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार नरजनन तंत्र का 3D स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। यदि हम इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो चलिए आगे देखते हैं इसका 3D स्ट्रक्चर। तो भैया ये रहा आपका 3D स्ट्रक्चर। क्या रहा, ये रहा आपका 3D स्ट्रक्चर। ये अपना क्या रहा, वृषण रहा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृषण बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण बोलेंगे। और ये अपना क्या है, पेनिस है, ये अपना वृषण है। ठीक है, और ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है काउपर ग्लैंड। और ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और उसके बाद ये अपना क्या है, वासा डिफरेंसिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपना 3D डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को, और आप लोग समझ भी रहे होंगे किसका क्या नाम है। ठीक है, यदि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक डायग्राम और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक डायग्राम और देख लेते हैं। ये डायग्राम देखिए कैसा है। इन डायग्राम में दोनों प्रकार के संरचना को दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक तो आप लोग जब भी एग्जाम्स में आए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स या नरजनन तंत्र क्या है, तो तुम लोग इसको इस प्रकार से बना सकते हो, इस प्रकार से ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि वृषण को बाहर क्यों रखा गया है। ये जो वृषण होता है इसको शरीर से बाहर क्यों रखा गया है, उदर गुहा से बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो वृषण होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये स्पर्म बनाते हैं। क्योंकि स्पर्म बनने के लिए 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉडी से 2-3 डिग्री कम में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा गया है। इसलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि टेस्टिस को बाहर क्यों रखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्टिस के बारे में जानते हैं कि टेस्टिस क्या है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस टेस्टिस को कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस टेस्टिस को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इस टेस्टिस को हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर दे रहे हैं। और कट करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, और कट करने के बाद देखते हैं क्या दिखता है।
तो हम इसको कट किए, कट करने के बाद चलते हैं हम लोग अगले डायग्राम पे, देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको कट करेंगे ना, कट करने के बाद देखेंगे तो इसमें क्या दिखती हैं, वृषण पालिका दिखती हैं। वृषण पालिका के साथ साथ कुछ लेयर्स दिखती हैं, तो उन लेयर के भी नाम जानेंगे, वृषण पालिका के भी नाम जानेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की संरचना को भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, तो जैसे ही हम वृषण को काटें तो वृषण के अंदर ऐसा कुछ संरचना दिखेगा। तो जो वृषण के सबसे बाहरी वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस। यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोले तो यौनिक आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौनिक आवरण बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं, बीच वालों को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। लिख लेना तुम लोग। ठीक है, उसके बाद एक अंदर की तरफ लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलेसा। यहाँ पे लिख लेना, क्या, ट्यूनिका वेसिकुलेसा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन लेयर के बाद क्या, इन लेयर के बाद इसमें कुछ वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो आपको इस प्रकार की गोली गोली संरचना दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण पालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण पालिका बोलते हैं। ये जो रेड रेड कलर का बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण पालिका। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण पालिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृषण पालिका बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे इस वृषण पालिका के अंदर आप लोग देख रहे होंगे एक संरचना होती है जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं क्लियर है फिर भी अच्छी बात है, क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि चलिए भैया ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करने के बाद देखते हैं कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है। ठीक है, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। यदि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करें तो हमको एक संरचना दिखती है। तो चलिए उस संरचना की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम लोग काटेंगे तो इसमें हम लोग को 3 कोशिकाएं दिखेंगी। जैसे यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को हम लोग एक नाम और बोलते हैं नर जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं, नर जर्म कोशिका बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और कोशिका दिखती है जिसको हम लोग सर्टोली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, जिसको या नर्स कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्स कोशिका भी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक होता है इंटरस्टिशियल सेल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका के नाम से भी जानते हैं। क्या, लीडिंग कोशिका के भी नाम से जानते हैं। तो भैया ये सर्टोली सेल होता है जिसको हम लोग नर्स सेल कहते हैं। ये सेल क्या करता है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। अगला आता है स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है इसको हम लोग नरजन्म कोशिका बोलते हैं या शुक्र जनन कोशिका बोलते हैं। ये जो है विभाजन करके शुक्राणु बनाता है। क्या बनाता है, विभाजन करके शुक्राणु बनाता है। तो कैसे विभाजन करके बनाता है तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है। चलिए देखते हैं
कि ये होता है अपना शुक्र जनन कोशिका। क्या होता है? शुक्र जनन कोशिका, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं। क्या? स्पर्मेटोगोनिया या नरजन्म कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस शुक्र जनन कोशिका में क्या होता है? पहले विभाजन अवस्था होता है और विभाजन अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका ये बनी, एक कोशिका ये बनती है। ठीक है, इन कोशिकाओं में क्या होता है? गुणन अवस्था होता है। क्या होता है? गुणन अवस्था होता है। गुणन अवस्था के कारण ये कितने टोटल बन जाती हैं? टोटल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। जब 4 कोशिकाएं बन जाती हैं तब इसमें वृद्धि अवस्था होता है। क्या होता है? वृद्धि अवस्था होता है। वृद्धि अवस्था के पश्चात इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। क्या बनती है? प्राथमिक शुक्र कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब प्राथमिक शुक्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो ये 2 कोशिकाएं बना लेती हैं। कितनी कोशिकाएं बना लेती हैं? 2 कोशिकाएं बना लेती हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कोशिकाएं बनी, इन 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन जाती। कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा होगा। कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसको हम लोग पूर्व शुक्राणु या स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व शुक्राणु या स्पर्मेटिड बोलते हैं। और इसी स्पर्मेटिड से ये जो शुक्राणु होते हैं लगे रहते हैं। क्या? ये जो शुक्राणु होते हैं लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका हम लोग नोट्स देख लेते हैं कि इसका नोट्स कैसे होता है शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है। तो चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। क्या? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। देखो, शुक्राणु के अंग्रेजी शब्द स्पर्म की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्पर्मा से हुई है। ठीक है, जो स्पर्म है, क्या? स्पर्म की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द स्पर्मा से हुई है, जिसका अर्थ है बीज। जिसका अर्थ होता है बीज यानी कि सीड्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म धागेनुमा संरचना है। शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, जो वृषण के भीतर नरजन्म कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? नरजन्म कोशिकाओं, जिसको हम लोग शुक्रजनक कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है? अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मानव में चम्मच के आकार का, चूहे में हुक के आकार का, एस्केरिस में अमीबॉयड और पूछ विहीन, क्रिस्टेशियन जीवों में तारेनुमा तथा पक्षियों में सर्पिलाकार। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चल रहे हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग क्या शुक्राणु की संरचना एवं प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला अपना है, देखते हैं शुक्राणु की संरचना एवं प्रकार के बारे में। देखिए, शुक्राणु अधिवृषण में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। क्या रहते हैं? गतिहीन रहते हैं, लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव की सहायता से और अधिक सक्रिय व गतिशील हो जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो शुक्राणु होते हैं, अपने स्पर्म होते हैं, वह क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, लेकिन सहायक जनन ग्रंथियों के कारण ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। बातें यहाँ तक समझ में आ रही? आगे चलते हैं कि भैया शुक्राणुओं के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्रावों के साथ मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। देखो, अभी इसको भी हम लोग समझा देते हैं क्या होता है वीर्य का निर्माण, क्या होता है। ठीक है, आगे भी देखेंगे इसके। देखिए, आगे देखते हैं। एक स्खलन में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की संख्या शुक्राणु विसर्जित होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार जो वीर्य जो निकलता होगा, जो शुक्राणु निकलते होंगे, उसमें 1 मिलियन रहते होंगे, यानी कि 10 लाख लगभग रहते होंगे। ये शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रविष्ट कराए जाते हैं
तो ये मादा की योनि के भीतर 2 मीटर प्रति मिनट की चाल से गति करती है। कितना? 2 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से गति करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम चलते हैं इसके आगे। तो आगे देखते हैं स्पर्म की संरचना। किसकी? स्पर्म की संरचना। हमने बताया कि भैया जो स्पर्म होता है उसमें की उसकी संरचना देखेंगे तो 4 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में बटा रहता है? 4 भागों में बटा रहता है। सबसे पहले वाले भाग को बोलते हैं हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। और इस हेड पे आप देखेंगे तो एक एक्रोसोम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक्रोसोम, जो कि क्या करता है? हाइलूरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हाइलूरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है। और इस हेड वाले पोर्शन में देखेंगे तो क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। अभी बीच वाला हिस्सा उतना होता है मिडिल पीस। क्या? मध्य भाग होता है। क्या होता है? मध्य भाग होता है। उसके बाद हेड के पास एक यहाँ पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं नेक या गर्दन, क्या ग्रीवा भी बोल सकते हैं इसको। अगला आता है अपना टेल यानी कि पूंछ वाला हिस्सा। क्या आता है? पूंछ वाला हिस्सा। अब जो मिडिल वाला हिस्सा होता है, इस मिडिल वाले हिस्सा में क्या भरा होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म को क्या करता है? स्पर्म को क्या करता है भैया? एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। इसलिए इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो समझ में आ गया? स्पर्म में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला हेड, दूसरा मिडिल, तीसरा टेल और चौथा नेक। ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करें तो शीर्ष, मध्य भाग, पूंछ और ग्रीवा। ठीक है, इतने चीज़ें हो गए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला बात कर लेते हैं अग्रपिंडक। क्या? अग्रपिंडक या एक्रोसोम, जो एकदम फ्रंट पे पाया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? अग्रपिंडक बोलते थे या एक्रोसोम बोलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि भैया शुक्राणु का शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है। अभी भी हमने बताया कि शुक्राणु के एकदम ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी अंड में प्रवेश करने में सहायता करता है। क्या करता है? जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी अंड में प्रवेश करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अग्रपिंडक गोल्जी काय का रूपांतरण होता है। क्या? जो अग्रपिंडक होता है यानी कि एक्रोसोम होता है, वह गोल्जी काय का रूपांतरण होता है, यानी कि उसके रूपांतरण से बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अग्रपिंडक का काम क्या होता है। अग्रपिंडक या एक्रोसोम में अंड को भेदने के लिए एंजाइम होता है जिनको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। और एक होता है जिसको हम लोग हाइलूरोनिडेज कहते हैं। आगे देखते हैं, मानव में 3 प्रकार के स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला अपना होता है हाइलूरोनिडेज एंजाइम। क्या होता है? हाइलूरोनिडेज एंजाइम। दूसरा होता है अपना प्रोएक्रोसिन। क्या? प्रोएक्रोसिन एंजाइम। तो ये टोटली 2 एंजाइम होते हैं। कहाँ पे? इस एक्रोसोम वाले रीजन में। कहाँ पे? इस एक्रोसोम वाले रीजन में। और अपना जो अगला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेज एंजाइम। क्या? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या होता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अगला देखते हैं, अगला अपना आता है हाइलूरोनिडेज एंजाइम के कार्य देख लेते हैं कि भैया हाइलूरोनिडेज एंजाइम क्या करता है। देखो, यह एंजाइम अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली कोरोना रेडिएटा को पुटिका कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले हाइलूरोनिक अम्ल को अपघटित करता है, जिससे कोरोना रेडिएटा में छेद हो जाता है। यानी कि जब निषेचन होता है तो जो हाइलूरोनिडेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? कोरोना रेडिएटा की जो लेयर होती है उसको तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? उसको तोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला आता है अपना
प्रोएक्रोसिन एंजाइम, क्या यह जोना पेलिसुडा को भेदने का कार्य करता है। ये क्या करता है, जोना पेलिसुडा को भेदने का कार्य करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोएक्रोसिन एंजाइम। क्या, प्रोएक्रोसिन एंजाइम। अगला होता है अपना कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या काम करता है, तो भैया यह कोरोना रेडिएटा को भेदने में सहायता करता है। ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को भेदने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानेंगे इन सहायक ग्रंथियों के बारे में। इन सहायक ग्रंथियों के बारे में देखो, अपने यहाँ जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, एक होता है अपना सेमिनल प्लाज्मा, क्या, शुक्राशय, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। और एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अपना क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि है। दूसरा का यहाँ पे ये छोटा सा पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये क्या करते हैं, ये एक तरल पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कि मूत्रनाल को क्या करता है, चिकना बनाता है, तथा साथ साथ उसको क्षारीय माध्यम प्रभावित करता है। क्या करता है, क्षारीय माध्यम लाता है, जिससे स्पर्म नष्ट ना हो पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि कोई चीज़ें ना समझ में आया हो तो ज़रूर से कमेंट करें। यदि चीज़ें समझ में आ गया हो और लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करें। ठीक है, और आप लोग तैयारी एकदम अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और आपके लिए नीट के एमसीक्यूज बैच जल्दी ही आने वाले हैं। जल्दी ही नीट के एमसीक्यूज करवाएंगे, जल्दी ही उसके जितने भी टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो तैयारी एकदम ज़बरदस्त करते रहिए। थैंक्स।